मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी में काव्य के भेद। काव्य में कविता के भेद कितने, कविता कितने भेद हैं उसको जानना है हम लोगों को। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। दो भागों काव्य को दो भागों में बांटा गया। पहला श्रव्य काव्य मन सुनने वाला, दूसरा दृश्य देखने वाला। नाम ही से स्पष्ट है, श्रव्य सुनने के लिए, दृश्य देखने वाला। श्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया। काव्य के दो भाग हुए, एक श्रव्य एक दृश्य, दो काव्य। अब श्रव्य काव्य के दो काव्य हुए। इसके पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य के भी दो भेद, प्रबंध काव्य के भी दो भेद में। प्रबंध काव्य में एक महाकाव्य एक खंड काव्य। एक महाकाव्य, महा माने बहुत बड़ा, काव्य एक खंड मतलब छोटे छोटे खंड में छोटे छोटे रूपों में दिखाई दिया गया, उसको खंड काव्य कहा गया। अब महाकाव्य में कौन सा काव्य आता है इसके बारे में जाने। महाकाव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के काव्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का काव्य है प्रिय प्रवास। ये प्रवास इनका महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का। दूसरा है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी का है महाकाव्य पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी है काव्य के रचयिता, जिनकी रचना का नाम है पद्मावत। उसके बाद तुलसीदास, महाकाव्य तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, रामचरितमानस महाकाव्य है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी, कामायनी ये भी महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त कृति है साकेत, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत। एक महाकाव्य हो गए, एक प्रबंध काव्य, ये प्रबंध काव्य है। दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य के बारे में जाने कि खंड काव्य क्या है। किसी लोकनायक के जीवन के किसी एक अंग, किसी लोकनायक के किसी एक अंश या खंड पर आधारित काव्य की रचना को खंड काव्य कहते हैं। किसी लोकनायक जो नाटक का कविता का नायक होता है, उसके जीवन के किसी एक अंश या खंड पर आधारित काव्य की रचना को खंड काव्य कहा जाता है। काव्य की रचना को खंड काव्य कहा जाता है। लेकिन ये भी इसमें ये भी स्पष्ट है, ये खंड काव्य महाकाव्य से छोटा नहीं है, ये अपने पर स्वयं आधारित है। इससे छोटा नहीं है कि महाकाव्य खंड काव्य छोटा हो, इससे नहीं, ये स्वयं अपने पर आधारित है। क्योंकि किसी एक लोकनायक जो है, लोकनायक है, इसके जीवन की किसी एक घटना का वर्णन खंड काव्य में किया जाता है। अगला है दृश्य काव्य, नहीं दृश्य काव्य नहीं, ये महाकाव्य खंड काव्य के बारे में जाने। उसके बाद श्रव्य काव्य में दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य की विशेषता क्या है। गेय रचनाएं जिनके अंतर्गत सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, गेय रचनाएं है, गाने योग्य रचनाएं हैं, जिनके अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी कविता को हम गा सकते हैं, गाना के द्वारा जान सकते हैं, जिसमें सूरदास हैं, मीराबाई हैं, कबीरदास जी, ये लोग गेय मुक्तक काव्य के हैं। उसके दूसरी विशेषता क्या है, विभिन्न विषय पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं। विभिन्न विषयों पर, छोटे छोटे विभिन्न विषयों पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं हैं। जैसे तार सप्तक की रचना, तार सप्तक की रचना, सुमित्रा नंदन पंत की पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, आज ये जो है यह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, श्रव्य काव्य का हो गया। अब आगे चर्चा करेंगे दूसरा है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का मतलब होता है देखने वाला, देखने वाला के जाने वाले, दृश्यों आदि के द्वारा जो दृश्य हमारे सामने दिखाई देता है, रसास्वादन किया जाने वाला, जो दृश्य देख करके हम उसका रसास्वादन करते हैं, उसके आनंद को प्राप्त करते हैं, उसी को हम
दृश्य काव्य के अंदर जानते हैं। जैसे नाटक, जब हम कोई नाटक देखते हैं, एकांकी आदि दृश्य काव्य का अभिनय रंगमंच पर किया जाता है। दृश्य काव्य का अभिनय, नाटक का, एकांकी का, कहानी का, किसी भी चीज का अभिनय जब हम रंगमंच पर करते हैं, रंगमंच मतलब हमारे सामने रंगमंच हो दिखाई दिया जाता है और उसे देखने से उसका पूरा स्वादन होता है, रसास्वादन हो। जब देखते हैं हम तब हम उसका रसास्वादन करते हैं। जैसे रंगमंच हम किसी कॉमेडियन को देखते हैं तो उसके अंदर हमारा रसास्वादन होता है, कुछ को करके चला जाता है, उसे हमें पहचान